नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूँ आपके साथ वर्षा और आज हम बात करेंगे यूपीएससी परीक्षा में 163वीं रैंक हासिल करने वाले सिद्धार्थ धपोला जी से। सिद्धार्थ उत्तराखंड के बागेश्वर के रहने वाले हैं। उनकी इस उपलब्धि पर उनके परिवार में तो खुशी का माहौल है ही, उनके गांव में भी बहुत जश्न मनाया जा रहा है। तो सिद्धार्थ, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई इस उपलब्धि के लिए। और तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरह से आपने अपनी पढ़ाई की, आपकी शुरुआती शिक्षा किस तरह से रही और फिर यूपीएससी की तरफ की तैयारी आपने कैसे की? तो मैम मेरे पापा ईटीबीपी में हैं। तो उनका ट्रांसफ़र दिल्ली हुआ था, तो आई वाज बोर्न इन दिल्ली ओनली। उसके बाद मैं हर साल गांव जाता था। मैं उत्तराखंड में बागेश्वर ज़िले के कांडा तहसील के गांव भदौरा में हूँ, भदौरा से हूँ। जी। और वहाँ पे मेरा हर साल आना जाना होता था छुट्टियों में, गर्मियों की छुट्टियों में हमेशा जाते थे। तो उत्तराखंड से तो बहुत ज़्यादा लगाव है। गाँव में जाके काफ़ी मज़ा आता था, नदी में नहाते थे। और जी। जो गायें हैं उनको जंगल लेके जाते थे। उसके बाद लेकिन स्कूलिंग मेरी सारी दिल्ली से हुई है, केंद्रीय विद्यालय पुष्प विहार दिल्ली से। तो मेरी 12 साल मैंने दिल्ली में 10+2 किया है। उसके बाद मैंने बीटेक किया था जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से। 2015 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैंने पास की थी। जी। उसके बाद मैंने 2016 में यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट की थी। तो फर्स्ट ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था जब मैंने लास्ट ईयर 255 रैंक आई थी मेरी। तो उसके बाद मैंने IAAS इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस ज्वाइन किया था। इस जी। साल इस साल मेरी रैंक 163rd आई है। तो मैं अभी ट्रेनिंग में हूँ शिमला में, IAAS में ही। तो हम्म। जी, यहाँ तक का सफ़र ऐसा था। तो जैसा कि आपने बताया कि आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तैयारी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की आपने, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तरफ किस तरह से आपका शिफ्ट हुआ, ये किस तरह से बदलाव आया आपके अंदर? मैम, एक तो सिविल सर्वेंट्स की जो सोसाइटी में रुतबा होता है, रेपुटेशन होती है, वो काफ़ी अच्छी होती है। दूसरा, हम लोग देश के लिए काफ़ी काम कर सकते हैं। अगर कोई जी। आईपीएस में जाता है तो पुलिसिंग करके सोसाइटी में रिफॉर्म्स ला सकता है। कोई आईएएस में जाता है तो ग्राउंड लेवल पे काम करके रिफॉर्म्स ला सकता है। तीसरा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं सिविल सर्विसेज में जाऊंगा, बट आफ्टर हम्म। कॉलेज मैंने देखा कि ये एक ऐसा रास्ता है जिसमें मैं कर सकता हूँ कुछ, क्योंकि मैंने जो 2016 का अटेम्प्ट दिया था उसमें मैं काफ़ी हम्म। सीरियस सीरियस नहीं था। तो मैंने ऐसे ही ट्राई करने के लिए दे दिया था अटेम्प्ट। बट हम्म। क्योंकि क्वेश्चन पेपर मैंने देखा था, तो क्वेश्चन पेपर देखने के बाद मेरे को महसूस हुआ कि मैं कर सकता हूँ। तो उसके बाद मैंने 2016 के बाद जो मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ तीनों अटेम्प्ट्स मैंने काफ़ी सीरियसली दिए थे। उससे पहले मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं सिविल सर्विसेज की तरफ जाऊंगा। और मेरे को लगता है कि सिर्फ रेप्यूटेशन के लिए सिविल सर्विसेज में आना भी बेकार गलत है। क्योंकि हम्म। क्योंकि आपके हाथ में काफ़ी पावर है, आप देश में काफ़ी चेंजेस ला सकते हैं। तो जी। वो चीज़ उस चीज़ ने मेरे को काफ़ी मोटिवेट किया। तो अब आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि अब आपको किस लेवल पे एंट्री मिल जाएगी आईपीएस में, या कहाँ पर आप आ पाएंगे? मैम, इस साल 163rd रैंक है, तो मैं सोच रहा, मेरे को लगता है कि मेरे को आईपीएस मिलेगा। जी। बट वो फाइनल एलोकेशन के बाद ही कंफर्म होगा। हम्म। जी। तो और आपने कहा कि आप काफी कुछ कर सकते हैं, तो बहुत जी सारी मैम। चीजें आपके हाथ में होगी। किस तरह का बदलाव लाना चाहते हैं आप अपने कामकाज के जरिए? मैम, सोसाइटी में मेरे को लगता है कि महिलाओं को काफ़ी एक्सप्लॉइटेशन काफ़ी है होता है महिलाओं का। और हम्म। उसमें एक बड़ा फैक्टर होता है फिजिकल एक्सप्लॉइटेशन, क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन। हम्म। तो मुझे लगता है कि एक ये मेरा बहुत प्रायोरिटी रहेगी। हम्म। दूसरा प्रायोरिटी ट्रैफिकिंग, चाइल्ड लेबर, इसके प्रति रहेगी, क्योंकि काफ़ी लोग जो काफ़ी अच्छा कर सकते थे, काफ़ी बच्चे, उनको मौका नहीं मिलता बिकॉज ऑफ चाइल्ड लेबर। और जो बिल्कुल। लेबर और जो
स्मगलिंग होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है उसकी वजह से। हुँ, तो वो भी मेरा फोकस रहेगा। उसके अलावा सोसाइटी को प्रोग्रेस करने के लिए ज़रूरी होता है कि सिक्योरिटी सोसाइटी में हो, तभी सोसाइटी फ्लरिश हुँ। कर सकती है। उसमें पुलिसिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि वो रोल अच्छे से पूरा किया किया जा सके। और हम ज़रूर चाहेंगे सिद्धार्थ कि आप हमारे दर्शकों को ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स को बताएँ कि किस तरह से सिविल सर्विसेज़ की परीक्षाएँ सबसे महत्वपूर्ण परीक्षाएँ मानी जाती हैं। तो सिविल सर्विसेज़ की परीक्षा पास करनी है तो किस तरह से तैयारी करनी चाहिए? आपने किस तरह से तैयारी की इसके बारे में बताइए? मैम उसके लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट क्या है, क्योंकि ऑप्शनल 500 मार्क्स का होता है आउट ऑफ 1750, जो कि बहुत हुँ, इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। तो अगर कोई ऐसा ऑप्शनल ले पाए जिसमें उनका इंटरेस्ट है, तो वो अच्छा स्कोर कर पाएंगे। दूसरा है कि न्यूज़पेपर और अपने आसपास होने वाली चीज़ों से अपने आप को अवेयर रखना है। तो उसके लिए तो हुँ, हर दिन न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ता है। तो मैंने स्टार्ट जो किया था, मैंने बेसिक चीज़ों से स्टार्ट किया था। हिस्ट्री, एनसीईआरटीज़, कॉन्स्टिट्यूशन, लक्ष्मीकांत। सो बेसिक बुक्स थी जो पढ़ाई की जिनसे, और हर दिन न्यूज़पेपर पढ़ा। उसके बाद थोड़ा पीरियोडिक रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके बाद उससे हो जाता है। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। बहुत से लोग कहते हैं कि हमने 10-10 घंटे पढ़ाई की, पूरा-पूरा दिन पढ़ते रहे। तो आपकी पढ़ाई का फ़ॉर्मूला क्या रहा? आप कितने घंटे रोज़ाना पढ़ते थे? मैम मैं 5 से 6 घंटे पढ़ता था, लेकिन वो भी रोज़ नहीं पढ़ता था। मैं बहुत इनकंसिस्टेंट था, ओके। लेकिन जब पढ़ता था अच्छे से पढ़ता था। सिद्धार्थ ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी पढ़ाई को किस तरह से कर रहे हैं। कई बार आप बहुत सारे घंटे, कई-कई घंटे, 10-10 घंटे पढ़ तो रहे हैं, लेकिन क्या स्पेसिफिकली पढ़ना चाहिए? इंटरनेट का इस्तेमाल सिविल सर्विसेज़ के एग्ज़ाम के लिए किस तरह से करना चाहिए? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जी, जी, जी मैम, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें पढ़ने के लिए कोई सीमा नहीं है, कि कोई सिलेबस नहीं है, हर चीज़ हुँ, है। तो आपको हुँ, पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। अगर आप कई सारी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, उनमें अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट करेंगे, तो हुँ। फ़ायदा नहीं होगा। जो जो ज़्यादा काम की चीज़ें हैं, उन पे टाइम लगाना बहुत ज़रूरी है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो पता होनी चाहिए और उन पे ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए। और पढ़ने का तरीका भी ठीक बहुत है। इम्पोर्टेंट है। जी। और ये भी बताइए कि जब अब आपने ये परीक्षा एक बार फिर 163वीं रैंक के साथ पास की है, तो आपके परिवार में ज़रूर सेलिब्रेशन हो रहा होगा, तो किस तरह का माहौल है परिवार के अंदर? मैम इससे इससे बहुत खुशी हुई मुझे। मैं वैसे साथ में नहीं हूँ, क्योंकि मैं शिमला में हूँ अभी। मेरी हुँ, ट्रेनिंग चल रही है, लास्ट ईयर का सिलेक्शन हुआ था, तो मेरा इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस की ट्रेनिंग में हूँ मैं। तो मैं ठीक। सेलिब्रेशंस में तो भागीदार नहीं बन पाया फैमिली और ओ रिश्तेदारों के साथ। बट मुझे बहुत जी। खुशी हुई कि सब बहुत खुश हैं, और लोगों को उम्मीदें भी काफ़ी, जितनी ज़्यादा खुशी होती है उतनी ज़्यादा उम्मीदें भी होती हैं। तो मैं आई एम आल्सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट। और एक बार फिर मैं आपकी पढ़ाई और तैयारियों की तरफ आती हूँ, तो इंटरव्यू को लेकर बहुत सारा डर भी होता है, जो एग्ज़ाम तो पास कर लेते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन इंटरव्यू को लेकर उनके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, क्या पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा? तो आपका इंटरव्यू कैसा रहा? जी मैम। तो मैम ये मेरा इस बार जो था 3rd यूपीएससी इंटरव्यू था। एक मैंने सीएपीएफ एग्ज़ाम होता है उसके लिए दिया था, और लास्ट ईयर दिया था। तो मुझे बहुत ज़्यादा डर तो नहीं लग रहा था, हुँ, लेकिन मैं रेडी था। इंटरव्यू काफ़ी ट्रिकी होता है, हुँ, क्योंकि आपको कुछ नहीं पता। 20 मिनट में आपका डिसाइड होता है कि आप क्या बनने वाले हैं। आप बाहर होंगे, अंदर होंगे, आईएएस बनेंगे, क्या बनेंगे। हुँ, 20 से 30 मिनट में सब डिसाइड हो जाता है। हुँ, बट मैंने इसको इस तरीके से लिया था कि मैं अंदर जा रहा हूँ और कुछ बहुत सीनियर लोग हैं जिनसे मेरे को बातचीत करनी है। तो बस अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस करना है, यही सोच के मैं अंदर गया था। ये पहले तो मैं जिस सर्विस में हूँ उसके बारे में पूछा गया मेरे से, हुँ, हुँ, ऑडिटिंग के बारे में पूछा गया, सीएजी हुँ। के बारे में पूछा गया, कुछ रिपोर्ट्स के बारे में पूछा गया। उसके अलावा मेरे से मेरी स्कूलिंग के बारे में, मेरे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बारे में पूछा गया।
और आपने बताया भी हमें कि आपको पहाड़ से बहुत लगाव है, आप हर साल गर्मियों में एक बार ज़रूर पहाड़ जाते हैं, अपने गाँव जाते हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप किस तरह का बदलाव अपने राज्य में, उत्तराखंड में देखना चाहेंगे? कहाँ-कहाँ आपको लगता है कि बदलाव और बेहतरी की गुंजाइश है, तो वो क्या क्षेत्र हैं आपकी समझ से? उत्तराखंड क्योंकि बहुत नया प्रदेश है, तो हुँ, हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट और नया होने के कारण हम कई जगह पे पीछे भी हैं। मुझे हुँ, लगता है कि शिक्षा पे ध्यान देना तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके हुँ, अलावा हमारा टूरिज़्म, हमारा एग्रीकल्चर, और जैसे अभी मैं शिमला में हूँ, हिमाचल में। हिमाचल काफ़ी विकसित प्रदेश है उत्तराखंड के मुकाबले। हुँ, क्योंकि उनकी जो लोकल इंडस्ट्रीज़ है, टूरिज़्म है, उन्होंने अपना सेब में जो बिज़नेस करते हैं, इस तरह के हुँ, लोकल लोकल इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी बढ़ावा दिया है। तो मैम मुझे लगता है कि हमें हर तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। सोशल अ, एस्पेक्ट्स पे भी देना पड़ेगा, जैसे कि बच्चों की पढ़ाई, औरतों का उत्थान, और हुँ, अ, उसके साथ-साथ हमें आर्थिक इश्यूज़ भी देखने पड़ेंगे, जैसे कि लोगों को रोज़गार मिले, हुँ। स्टेट से बाहर जो पलायन हो रहा है वो रुक पाए। पलायन के लिए ये ज़रूरी है कि स्टेट के अंदर रोज़गार उपलब्ध हो। और आखिर में मैं ये ज़रूर पूछूँगी कि आप यहाँ के युवाओं को, यहाँ की युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? किस तरह से वो अपना बेहतर भविष्य बना सकते हैं? इसके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी मैम। तो मेरा मैसेज तो यही होगा कि आप मेहनत करें, जो भी आपका इंटरेस्ट है उसकी तरफ आगे बढ़ें, और ज़रूरी नहीं है कि सिविल सर्विसेज़ में ही आना ज़रूरी नहीं है। आप अपने लेवल पे रह के भी कर सकते हैं, और ज़रूरी है कि लगन से जो भी करें अच्छे से करें, और स्वरोज़गार बहुत इम्पोर्टेंट है। सरकार बहुत ज़्यादा रोज़गार नहीं पैदा कर सकती। सरकार की भी अपनी सीमाएँ हैं, तो हमारी चारों तरफ, जैसे मेरे गाँव में ही काफ़ी हुँ, खेती हो सकती है, बट खेती हो नहीं पाती, क्योंकि लोगों को उतना अवेयरनेस नहीं है। वहाँ पे जो अभी भी खेती होती है, वो पुराने तरीकों से होती है। हल का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि खेत काफ़ी रोड के पास है, तो ट्रैक्टर भी पहुँचाए जा सकते थे, और हुँ, नए बीज, नए तरीके के जो मॉडर्न बीज हैं, सीड्स, वो यूज़ किए हुँ, जा सकते थे। बट वो सब हो नहीं पा रहा, क्योंकि अवेयरनेस कम है। वहाँ पे मंडियाँ नहीं हैं, तो हुँ। लोग अगर उत्पादन करेंगे भी तो वो बेचेंगे कहाँ पे? तो लोगों को ज़रूरत है कि कुछ चीज़ अपने हाथ में लें, सरकार की भी अपनी सीमाएँ हैं। तो चलिए सिद्धांत आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने हमसे ये बातचीत की और किस तरह से आपने पढ़ाई की, किस तरह से तैयारी की और आप क्या कुछ करना चाहते हैं अपने देश के लिए, आपने अपनी ये बातें हमारे साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। हम एक बार फिर से आपको अपनी शुभकामनाएँ देंगे और चाहेंगे कि आप भविष्य में बेहतरी की तरफ कदम बढ़ाएँ, एक बेहतर समाज, एक बेहतर राज्य, बेहतर देश के निर्माण में अपनी भूमिका अदा करें, ज़िम्मेदारी अपनी निभाएँ। तो आपने हमसे ये बातचीत की, समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।